बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, बल्कि हम रावलपिंडी की वेमन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और ये यूनिवर्सिटी 2019 में क़ायम हुई और 2019 में क़ायम होने के बाद इस यूनिवर्सिटी ने बेतहाशा और ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। आज इस यूनिवर्सिटी में हम क्यों हैं? हम इस वजह से हैं कि यहाँ पर एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो कॉन्फ्रेंस 2 मौज़ूआत पर है। एक ये कि हमारे समाज के अंदर जो सोशल साइंसेज़ है उनका रोल क्या है और हमें अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने के लिए किन मौज़ूआत का इंतख़ाब करना चाहिए और समाजी सतह पर क्या क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का हल हमारी जामियात क्या देती हैं और कैसे देती हैं। और दूसरा जो मौज़ू है वो ये है कि ख़ालिस जो साइंसी मौज़ूआत हैं, फ़िज़िक्स के मौज़ूआत हैं, केमिस्ट्री के मौज़ूआत हैं, बायोलॉजी के मौज़ूआत हैं, कंप्यूटर साइंस के मौज़ूआत हैं, तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से स्कॉलर्स को बुलाया गया है। वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मकालाजात पेश कर रहे हैं और सिर्फ़ पाकिस्तान के ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं वो अपने रिसर्च जो मकालाजात हैं वो पेश कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ऑनलाइन शरीक हो रहे हैं और अपने तहक़ीक़ाती जो मकालाजात हैं उनका वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान से रिसर्चर्स यहाँ पर आए हुए हैं, नक़ाद यहाँ पर मौजूद हैं और उन सब के साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। तो आइए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो यहाँ पर रिसर्चर्स आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस तरह के जो इकट्ठ हैं या इज्तिमाआत हैं, उनका माशरे को इल्मी तौर पर और फ़िक्री तौर पर क्या फ़ायदा होता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोतसिम बिल्ला, डायरेक्टर औरिक हैं, और इनसे हम जानते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, सोशल साइंसेज़ की हैं, पेवर साइंसेज़ की हैं, तो बुनियादी मकासद और अहदाफ़ क्या हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंसें हैं क्या इसकी वजह से माशरे के अंदर या हमारी जामियात के अंदर एक रवैया है उसे बेहतर बनाने में और उसे आलमी सतह पर हाईलाइट करने में क्या कोई किरदार अदा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि ये जो मेरा सवाल है, आप समझते हैं कि हाँ सोसाइटी के अंदर तहक़ीक़ के हवाले से हमारी जामियात को कोई बड़ा नुमायाँ किरदार अदा करने में ये कॉन्फ्रेंसें मुमकिन साबित हो सकती हैं? क्वेश्चन है आपका वो बहुत ज़बरदस्त है कि इस कॉन्फ्रेंस का क्या दूररस नताइज होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के जो दूररस नताइज हम देख रहे हैं वो ये है, पहले तो इस गैप को ख़त्म करना है हमने, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिशियंस हैं या रिसर्चर्स हैं या इवन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली इन द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बट द इंडस्ट्री एज़ वेल, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एकेडेमिया किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, और ये इसको कनेक्ट कर देता है ये कॉन्फ्रेंसेस किसके साथ, हमारे जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं उनके साथ। और तो इसमें हमारे पास बहुत से इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने भी ज्वाइन किया ऑनलाइन डिफरेंट कॉन्फ्रेंस के उनके सेशन से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से। तो इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तो कोलैबोरेशन वो डेवलप हुआ है। सही। और हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन्होंने आके आपस में इंटरेक्ट किया। अगर मैं बात करूं रिसेंट एरा की, जैसे आपने कहा कि क्या ये जो हमारे आजकल हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। अब आज का अगर मैं ज़ूलॉजी से बात करूं तो पिछले दिनों एक बहुत बड़े एक ख़बर थी कि एक ऐसी डिज़ीज़ है लेप्टोस्पिरोसिस जो कि ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द एनिमल्स टूवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग। So we do have some speakers over here as well as the researchers जो कि इस पे काम कर रहे हैं और इसको वो उन्होंने किया इस चीज़ को। और आज का हमारा जो पैनल डिस्कशन का सेशन होगा उसमें भी हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से जो रिसेंट एरा है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है और कोलैबोरेशंस भी डेवलप हो सकती हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोतसिम बिल्ला साहब। और बड़ी अहम बात ये बता रहे थे कि जो असर हाज़िर की बुनियादी ज़रूरियात हैं और जो माशरे के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, भले वो सोशल सेक्टर के अंदर हों या ख़ालिस जो साइंसी मौज़ूआत हैं उनके अंदर हों, तो उन पर जामियात में रिसर्च हो रही है, तहक़ीक़ हो रही है। और सिर्फ़ यही नहीं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने तहक़ीक़ी मकालाजात पेश कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ एक कनेक्ट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर रहे हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो अमली तौर पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे कितना करीब कर दिया है कि
کہ ہم ایک دوسرے کے کاموں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ، ان کا زوالوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کس موضوع پر تھی اور آپ کی ریسرچ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہمیں موقع دینے کا بولنے کے لیے۔ میرا جو کام ہے جس پیپر کو میں آج پریزنٹ کر رہی ہوں وہ فیمیلز آف پاکستان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے۔ ایز یو نو دیٹ یہ جو ہماری جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ کم کنسرنڈ ہوتی ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے۔ ہم نے جو اسٹڈی کی ہے تو ہمارے پاس 99% خواتین آئی ہیں جن میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اور اس وجہ سے کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، ان کے اندر امیونو ریزسٹنس ہے، یعنی وہ امیونو ڈیفیشنسی ہے، ان کے اندر قوت مدافعت کم ہے۔ تو ہم نے یہ اسٹڈی کی کہ پہلے تو ان کو یہ دیکھا کہ کتنی خواتین میں جو ہے وہ کمی ہے، پھر ہم نے ان کو سپلیمنٹیشن دی وائٹامن ڈی کی، پھر ہم نے دیکھا کہ وائٹامن ڈی دینے کے بعد جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ختم ہوئی اور کیلشیم لیول جو ہیں وہ ان کی انکریز کیے، جس کی وجہ سے ان کی جنرل ہیلتھ کنڈیشنز، مسکولر پینس وغیرہ جو ہیں وہ ہیل اپ ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ریسرچ کی ہے کہ کیوں خواتین بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنی ہیلتھ پر توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا، بیمار کر دے گا، شفا دے گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سب سے زیادہ جو نیگلیکٹڈ ایریا ہے ہماری سوسائٹی میں وہ خواتین کی صحت ہے، حالانکہ خواتین ہی کسی بھی معاشرے کی بیک بون ہوتی ہیں۔ بیسیکلی ریسرچ میرے اسٹوڈنٹ ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر سہیل احمد، ہی از ڈین ان دا ماگلا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ناؤ ڈیز۔ انہوں نے یہ کنڈکٹ کی تھی ریسرچ، اور ہمارا آئیڈیا یہی تھا کہ ہماری خواتین سب سے زیادہ جو ہیں وہ اپنی ہیلتھ کو نیگلیکٹ کرتی ہیں۔ پہلے ہم ایک سروے کریں کہ کیا اس کے اثرات آ رہے ہیں ہیلتھ کو نیگلیکٹ کرنے کے۔ کچھ اس کی معاشی وجوہات ہیں، کچھ اس کی معاشرتی وجوہات ہیں، خواتین خود بھی خود کو نیگلیکٹ کرتی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین کی ہیلتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیکورڈ ہو جاتی ہے، یا اس کو توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اویئرنیس ہو، خواتین جو ہیں وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اپنی خواتین، گھر کی خواتین کے بارے میں کانشیس ہوں، کیونکہ ظاہر ہے عورت ہی سارے ہر گھر کی جان ہوتے ہیں، جب تک اس کی صحت ہوگی جب تک گھر جو ہے وہ مناسب چلے گا۔ ڈاکٹر روح الامین صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے یہ ہماری جامعات میں کیوں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے بھی یا نہیں، اور دوسرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتایا جائے کہ لٹریچر کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جن معاشروں میں اب ادب نہیں ہوتا وہاں ادب پروان بھی نہیں چڑھتا، تو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے ہماری جامعات کا کیا رول ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ جو میرا سوال ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ یہ ریسرچ کیوں کمزور ہے یا نہیں ہو رہی اس ملک میں، ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ چینج چونکہ اوور نائٹ تو نہیں آتا، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اچھی ریسرچ ہو رہی ہے، بلکہ اب تو ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں۔ اب جتنی بھی ڈسپلنز ہیں ان کا آپس میں وہ جو گہرا تعلق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسرچ پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری ایک آج کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی تھیم یہی ہے کہ کیسے دنیا چینج ہو رہی ہے، کیسے سائنسز اور سوشل سائنسز کا تعلق جو ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو جو چینجز آئی ہیں دنیا میں، جس طرح کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے چینجز آئے، ٹرانسفارمیشنز آئیں، تو یہ جو ساری ٹرانسفارمیشنز ہیں 21st سینچری میں، ان کو کیسے کلیکٹیولی دیکھا جائے اور معاشرے کے لیے کیسے ایسے حل نکالے جائیں جو کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہر لحاظ سے بہترین ہوں اور ایفیکٹو ہوں۔ اور جو دوسری آپ نے بات کی، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ معاشرے میں لٹریچر کا جو رول ہے، واقعی لٹریچر کا رول تو کافی معتبر بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اہم بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ادب کی قدر ہے۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کریٹیو کام کر رہے ہیں، اور جو ہماری نئی نسل ہے اس سے تو ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس بات سے میں ایگری تو نہیں کرتا کہ ادب پہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن دائرہ محدود ہے، اور ہمیں ایسی ہی ایونٹس کرانے چاہیے جہاں بچوں کو پتہ چلتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے، اسکالرس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ادب کا دائرہ ہے یا ریسرچ کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے، اور اس میں آپ اپنی زندگی کو سائنس سے، سوشل سائنس سے یا کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔
प्रोफेसर डॉक्टर सोबिया मसूद साहिबा, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सरबराह हैं यहाँ पे और इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेलकम टू रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आके हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात यह है कि यूनिवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़े की यूनिवर्सिटी है। और दूसरा हमने देखा कि पाकिस्तान में ग़ालिबन को 13-14 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारी तालबात पढ़ रही हैं और इन्हीं से मुल्क और कौम की उसका मुस्तक़बिल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंसें हैं, एक तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे और दूसरा ये बताएं कि ये कॉन्फ्रेंसें किस तरीके से हमारी सोसाइटी के साथ रिलेट करती हैं रिसर्च की कॉन्टेक्स्ट में और साथ साथ एक्टिविज़म के उसमें। ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, इसमें पहला दिन हमने सोशल साइंसेस को दिया है, साइंसेस को दिया है, दूसरा दिन हमारा सोशल साइंसेस का है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 21वीं सदी में जिस तरह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस को हमारी सोसाइटी में जो भी मसाइल हैं उनके लिए हम किस तरह से एज साइंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ना सिर्फ उन्हें प्रेजेंटेशन स्किल्स का पता चलता है, अपनी रिसर्च को किस तरह से शोकेस करना है, क्या पॉइंट्स हैं जिन पे बात करनी है, बल्कि ये उनको एक नेटवर्किंग का फोरम प्रोवाइड करता है जिस पे वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे बल्कि बाहर की दुनिया मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जो आए हैं उनसे नेटवर्किंग का मौका मिलता है। उन्हें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में किस किस्म की रिसर्च हो रही है और इन इश्यूज़ को हम जो हमें दरपेश हैं उनके लिए क्या हल जो है वो सामने आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा काम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो बच्चे अपने घरों में माँ बाप को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखते हैं तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताएं ना क्यों होता है घरों में डोमेस्टिक वायलेंस, होता क्यों है? डोमेस्टिक वायलेंस के तो खैर कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे जो हैं वो वजूहात हैं, लेकिन मेरा जो काम है और हम इन चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये जब बच्चे देखते हैं तो उन पे किस तरह से उनकी शख्सियत पे, उनकी ज़हनी सेहत पे किस तरह से वो असरअंदाज होता है। और मकसद हमारा इस पूरी बात से ये है कि कम अज़ कम हम ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकें जो हमारे बच्चों को उनसे कम इफ़ेक्ट होने से, बच्चे माँ बाप को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप को क्या और बच्चे अपने आप को, बच्चे के अंदर हम क्या ऐसी चीज़ें उनकी शख्सियत में लेके आएँ जिससे बच्चा उन मसाइल से निमटने के काबिल हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनीला कमाल साहिबा और हम इस वक्त रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी एक पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बनी है, तो क्या इम्तियाज़ात हैं और क्या खुसूसियात हैं इस यूनिवर्सिटी की? देखिए ये एक बहुत पुराना अदारा है। 1951 में ये कॉलेज बना था और 2019 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उसकी बड़ी वजह ये कॉलेज एक बहुत बड़ी, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, बहुत अच्छी क्वालिटी इस कॉलेज में स्टूडेंट, बहुत क्वालिटी स्टूडेंट निकाले। अब ये है कि यूनिवर्सिटी के लिहाज से अभी बिल्कुल बहुत यंग यूनिवर्सिटी है। 3-4 साल हुए, 3 साल ये भी हुए हैं अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि दिसंबर में हुई थी तो बल्कि मेरे इसमें 2 साल निकाल दें जी, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनी तो फिर कोविड भी आ गया जी, कोविड भी आ गया। और मैं इसकी चूँकि पहली वाइस चांसलर हूँ तो मुझे ही गवर्नमेंट ने एक तरह से ये जिम्मेदारी सौंपी कि जी मैं इस अदारे को यूनिवर्सिटी के तौर पे बनाऊँ। और आप यहाँ की स्टूडेंट भी रही हैं। और हाँ, ये बिल्कुल है कि मैं यहाँ की इस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। यहाँ पर हम 15 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि साइंसेस और सोशल साइंसेस में हैं। इसके अलावा हम 10 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं हमारे। हमारी जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च को कंपलसरी किया, वो चाहे अंडर ग्रेजुएट है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट, तो खैर होता ही रिसर्च है। अच्छा मैडम ये बताएं कि वैसे कितनी तालबात यहाँ पर, क्योंकि तो ख़ास है सिर्फ तालबात के लिए? हाँ, ये इसकी मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे पास तकरीबन 4000 बच्चियाँ हैं। सही। और वो सारी पंजाब के और गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों से आई हैं। अच्छा। और मोस्टली लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां हैं। ये इसको टैकल करें सिटी के बिल्कुल हार्ट में हमें लोग बच्चियों के लिए असेस भी आसान है। और हमारे, आपको पता है हमारे माशरे में हमारे
والدین بچیوں کو کو ایجوکیشن میں بھیجنے سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑی سیکیور انوائرمنٹ ان کو مل رہی ہے, اور میں بڑی پراؤڈلی کہتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہر لیول کے بچیاں ہیں, بہت لو کلاس کی بھی بچیاں, بہت ہائی کلاس کی بھی بچیاں ہیں, لیکن میجورٹی آر دیٹ کہ لو کلاس سے آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہی کہ جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کر پاتی کہ وہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے, تو یہاں پر اب بچیوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. بالکل ان کے لیے خاص ہے. پھر ہم نے بچوں کے لیے ہمارا اسکالرشپ بہت اسٹرانگ ہے, ہم بہت زیادہ اسکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں, اور کوشش تو پوری ہے کہ اس یونیورسٹی میں ہم جتنا بھی بچیوں کو اتنا امپاور کر کے جائیں کہ وہ پاکستان کی اکانومی میں اس میں کنٹریبیوٹ کریں, نہ کہ صرف ڈگری لے کے گھروں میں بیٹھ جائیں. اچھا میڈم, آپ نے بات کی کہ یہاں ریسرچ جو ہے یہ مسٹ ہے اور آپ سب سے ریسرچ کرواتی ہیں. عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی 250 کے قریب جامعات ہیں, اور ان جامعات میں ریسرچ تو ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایسی ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتی, یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات, اور بعض اوقات بہت اعلیٰ پائی کی ریسرچ ہوتی ہے لیکن یونیورسٹی کی چار دیواری سے باہر وہ نکل نہیں پاتی. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ واقعی درست ہے؟ کسی حد تک درست ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے جیسا میں اس وقت اگر بتاؤں تو آج ہمارے ہاں ایک انٹر ڈسپلنری کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 6 ڈسپلن کے لوگ آ رہے ہیں, جس میں باٹنی, زولوجی, کیمسٹری, میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس اور فزکس. اچھا, ان سب کے ایکسپرٹس پورے پاکستان سے بھی اور فرام آل اوور دا ورلڈ بھی, کافی کوئی 5-6 کنٹریز کے لوگ آئے ہیں یہاں پر, اور ہم لوگ اپلائیڈ ریسرچ پہ اور انٹر ڈسپلنری ریسرچ پہ کرنے کے جا کے, یہ تو جو آپ بات کریں نا کہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک مشین کا ایک پرزہ ایک ریسرچ نے بنا لیا. مشین کمپلیٹ اسی وقت ہوگی جب سے اگر کوئی بایو ٹیکنالوجی کا کوئی آپ نے انسٹرومنٹ بنایا تو بایو ٹیکنالوجی کا کوئی بایولوجسٹ آ کے اس کو استعمال کرے گا نا. سو یہ انٹر ڈسپلنری ریسرچ از امپورٹنٹ ہوتی. تو یہ اس کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہے آج کی کانفرنس کا, کہ سب لوگ اکٹھے جمع ہو رہے ہیں اور یہ آپس میں انٹریکشن ہوگی اور ہم کولیبریٹو ریسرچ کریں گے. یہاں مجھے لگتا ہے مجھے ایک بات اور بھی بتانی چاہیے کہ ہم نے یہاں پر اکثر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کام ہوتا ہے, تو لوگوں کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹیز میں لیب ہوتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک سینٹرلائز لیب کی ہے کہ وہاں پر ہماری جو فیکلٹی ہے جو ریسرچ کر رہی ہے وہ اس اکٹھی ایک ہی لیب میں کام کریں گے, اور ان کو پتہ ہوگا کہ جی فزکس والے کو پتہ ہوگا بایولوجی کیا کر رہا ہے, تو مے بی ان کی کچھ کولیبریٹو ایفرٹس ہو جائیں. سو نو ڈاؤٹ کم ہے, لیکن اب ہم وی آر ڈوئنگ ایفرٹس ٹو امپروو. اچھا, عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی جامعات کے پاس فنڈنگ کے پرابلم ہیں, اس کے علاوہ فیکلٹی کے ایشوز ہیں, اور جو لوگ یہاں پر مطلب فیکلٹی اس وجہ سے رچ نہیں ہے کہ وہ باہر سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی یا وہ باہر نہیں جا پا رہے. تو مجھے بتائیں بڑے مسائل کیا ہیں جامعات کے اور انہیں حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یو آر ویری مچ رائٹ کہ فنڈنگ کے بہت ایشوز ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے کچھ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ پلاننگ کی بھی کمی رہی ہے. شروع میں انڈومنٹ فنڈس نہیں بنائے گئے اکثر یونیورسٹیز میں, اور فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا. میں اگر اپنی ادارے کی بات کروں تو میں نے پہلے سال ہی یہاں پہ ایک اچھا اماؤنٹ کا انڈومنٹ فنڈ بنا دیا تاکہ ہماری فائنینشیل ہیلتھ اس یونیورسٹی کی صحیح رہے. گورنمنٹ سے پیسے ملیں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا, لیکن اگر نہیں بھی ملتے تو ہمارا لیے سروائیول اتنا مشکل نہیں ہمارے لیے ہوگا. پھر ہمارے پاس فیکلٹی بھی, میری کوشش ہے کہ ہماری تقریباً 85% فیکلٹی ہماری پی ایچ ڈی ہے. اچھا, سو یہ میں سمجھتی ہوں ایک نئے ادارے کے لحاظ سے ایک بہت اچھا ہے, اور میں بڑی ہوپ فل ہوں کہ یونیورسٹی بہت آگے بھی بڑھے گی, اور ڈیفینیٹلی فیکلٹی ہی یونیورسٹی کو چلاتی ہے. باقی انفراسٹرکچر اپنی جگہ ہے. آپ عمارت کتنی خوبصورت نہ بنا لیں, اگر تعلیم بنیادی مقصد نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹلی. اچھا میڈم, عموماً یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں وہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتی. جی, تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے, پورا کیپٹل یہاں پر موجود ہے, لیکن مارکیٹ
کے ساتھ اس کی کوئی ویلیو نہیں بن رہی. ایگزیکٹلی. اور وہی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں شاید اتنی انڈسٹری بھی اتنی یونیورسٹیز کے ساتھ لنکیجز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ مجھے لگتا ہے دونوں اینڈ پہ صرف انڈسٹری نہیں ہے بلکہ فیکلٹی بھی ہے کہ آپ کو اپلائڈ نیچر کی ریسرچ کرنی چاہیے, انڈسٹری بیسڈ ریسرچ کی کیا ڈیمانڈ ہے. جس طرح پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے تو ایگریکلچر پہ آپ اگر ریسرچ کرو گے تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے. سو یہ چیز ہے, یہ چیز یو آر رائٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم انڈسٹریز کے ساتھ بھی لنکیجز کریں. چیمبر آف کامرس والوں کی طرف سے بھی ہمیں کافی انکریجمنٹ مل رہی ہے. تو انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم تھنگس ول بی بیٹر انشاءاللہ. اچھا, آپ مطلب جس ویژن کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ, اور خصوصاً اس حوالے سے کہ یہ پاکستان میں کتنی ویمنری یونیورسٹیز ہوں گی؟ پاکستان میں ٹوٹل 13 ہیں پورے پاکستان. ایک تو پشاور میں ہے ہمارے پاس, ایک پشاور میں ہے, اور 13 ہے ٹوٹل. اچھا, کل جس میں میڈیکل بھی ہیں وہ سب ملا کر صحیح 13 ہے. اور آپ سوچیں کہ تقریباً 260 میں سے 13 کتنی کم یونیورسٹیز, بہت کم ہے. لیکن باقی جامعات میں بھی طالبات تو موجود ہیں, لیکن یہ خاص ان طالبات کے لیے ہے کہ جن کے پیرنٹس کو یا جنہیں خود ذاتی طور پر اس بات کا شکوہ یا گلہ رہتا ہے کہ ان کے لیے مواقع نہیں ہے اور مخلوط نظام تعلیم میں وہ شاید اتنا اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی تو یہاں پر وہ کر رہی. تو میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کی, اور آپ کے وقت کا شکریہ. تو یہاں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر انیلا کمال صاحبہ نے جو بنیادی ایک بات بتائی ہے کہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا, کیونکہ ہماری مارکیٹ کی ناکامی کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ اس بات کی اہمیت نہیں سمجھتی کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یونیورسٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کام کروا رہے ہیں مارکیٹ کے ساتھ اس کی کوئی ویلیو بن رہی ہے نہیں بن رہی. جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو جامعات میں ریسرچ بہتر ہوگی اور مارکیٹ میں پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو دونوں مل کے ہی اس ملک کو اور جامعات کو اور مارکیٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ اکلام کو آگے لے کے چلیں گے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرش جمیل صاحبہ, اور ان کا تعلق یہاں پہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے. سیرش کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. اچھا سیرش, بتائیں کہ آپ کا ریسرچ پیپر کیا تھا اور آپ نے کیا نکات اہم جو ہیں آپ نے ڈسکور کیا اس میں؟ میرا کیونکہ فائن آرٹس سے تعلق ہے تو میرا ریسرچ جو ہے میں نے کوشش کی کہ میں انٹر ڈسپلنری ریسرچ کروں, جس میں نہ کہ صرف فائن آرٹس کی ریلیونٹ فیلڈ ہو, میں بلکہ میں نے سائنس کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا جو ٹائٹل ہے وہ نیورو ایستھیٹکس ایکسپیرینس آف بیوٹی ان ویژول آرٹس ہے. نیورو ایستھیٹکس ایک نیو سائنس کی فیلڈ ایسی ہے جو کہ آرٹس کے تھرو جو ہمیں فیل ہوتا ہے پلیئر. اگر ہم کوئی بیوٹیفل آرٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے پلیئر کی, تو وہ کس طرح آتی ہے میں نے دونوں فیلڈس کو ایکسپلور کر کے اور کمپیئر کر کے اس پہ اسٹڈی کی ہے. کہ پہلے تو آرٹس میں تو ہمارے پاس فلاسفیز ہیں کہ یہ بیوٹیفل آرٹ ہے یا اگلی آرٹ ہے, کس آرٹ کو دیکھ کے ہمیں پلیئر فیل ہوتا ہے. بٹ میں نے اس کو سائنٹیفک میتھڈ سے کس طرح ہمیں پروفس مل سکتے ہیں, میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے برین کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جب ہم کسی اچھے آرٹ ورک کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے برین میں کون سی ایسی فنکشننگ ہوتی ہے جس کے تھرو ہمیں یہ پلیئر والی فیلنگ آتی ہے. تو میں نے بتائیں نا کیا فرق پڑتا ہے جب ہم کسی اچھے آرٹ کو دیکھتے ہیں تو برین میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ بالکل, اب یہ ہے کہ ہمارے برین میں ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈفرینٹ فنکشننگ کو کر رہے ہوتے ہیں. لیفٹ اینڈ رائٹ برینز ہوتے ہیں, وہ ہمارے جو لیفٹ برین ہے وہ کریٹیوٹی اور ان فنکشننگ کے اوپر زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جبکہ ہم کسی بیوٹیفل آرٹ کو دیکھتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, کلرز ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے آرٹ فارمز ایسی ہوتی ہیں جن کے تھرو ہمارے جو برین ایسے سگنلز پروڈیوس کرتا ہے جس کے تھرو ہمیں پلیئر کی فیلنگ آتی ہے. تو بیسیکلی میری انٹر ڈسپلنری ریسرچ تھی جس کے تھرو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی سائنٹیفک پروفز ہیں کہ ہم کسی بھی اچھے آرٹ کو دیکھ کر ہمارا برین ایسے فنکشننگ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ریزلٹس دکھاتا ہے. ہمیں اچھے ماحول میں رہنا چاہیے,
अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, खुशगवार जी माहौल में रहें? बिल्कुल, इस रिसर्च का फ़ायदा यही है कि हमें जब ये पता होगा कि हमारे ब्रेन किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिसका हमारे ब्रेन पे अच्छा इफ़ेक्ट हो, हेल्दी इफ़ेक्ट हो। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी हेल्दी जो है ना वो एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। डॉक्टर नुमान अंसारी साहब, और ये यहाँ पर मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो इनका भी एक रिसर्च पेपर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि रिसर्च पेपर क्या है और उनके जो नुकात हैं अहम, वो क्या हैं? सबूर सैयद साहब, आपको पता है इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल भी यही है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड न्यू वर्ल्ड। तो हम इस बारे में ही बात करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्चेज में भी कि दुनिया कैसे बदल रही है, और हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, मैथ्स हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। इसीलिए हमने मीडिया में भी ये थीम रखी है कि हम फेक न्यूज़, एआई और अवतार के बारे में रिसर्चेस, यहाँ पर रिसर्चर्स आ रहे हैं और वो अपना पेपर पढ़ रहे हैं। मैंने खुद अपनी रिसर्च भी एआई के हवाले से की है और ये जानने की कोशिश की कि अगर न्यूज़ रूम में एआई का इस्तेमाल किया जाए तो क्या सहाफ़ियों की नौकरियों को इससे ख़तरा है या वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब नया नया इन पेज आया था तो बहुत सारे कातिबों की नौकरियां चली गई थी। मैंने ये रिकमेंडेशन भी दी है कि मौजूदा दौर के सहाफ़ियों को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये उनकी जॉब्स को नुकसान पहुँचाएंगी। हमने कोशिश की है ये भी जानने की क्या एआई के ज़रिए जो कुछ राइटअप्स और चीज़ें लिखी जाती हैं क्या वो ऑथेंटिक होती हैं, उसमें ह्यूमन इमोशंस होता है। तो हमें ये पता लगा है कि वो राइटअप्स तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनसे ह्यूमन टच नहीं होता, जिसकी वजह से वो ह्यूमन अपील क्रिएट नहीं होती जो एक सहाफ़ी खबर बनाता है उसमें जो क्रिएट होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में जानने के लिए, ख़ास तौर पे मीडिया के रिसर्चर्स के लिए, को ये बात जाने कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो रही है मीडिया में और उनको अपने आप को कैसे बदलना है। इसी तरह न्यूज़ एंकर्स अवतार्स बन गए उनके, और अब ज़रूरत नहीं है न्यूज़ एंकर को बैठाने की, बल्कि वो एक अवतार तैयार करते हैं और पूरी ज़िंदगी उससे काम लेते हैं। तो वो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके बजाय इसके कि हम इस टेक्नोलॉजी के आने से परेशान हो। तो यही इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने मुझे डराने की भी कोशिश की है कि मेरी जगह कल कोई अवतार खड़ा होगा, वो प्रोग्राम कर रहा होगा और ये बड़े प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये कोई खुशगवार खबर है या हम इसे कैसे समझें इसे? जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये खुशगवार है या नहीं। देखें, ये खुशगवार उस वक्त होगी जब मीडिया हाउसेस नए टेक्नोलॉजी के ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ अप्लाई करेंगे। अगर मीडिया हाउसेस वही करेंगे जो पाकिस्तान में होता रहा है, पैसे बचाने के लिए लोगों की जॉब्स ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्दो कि एक मशीन लर्निंग है, ये इंसान का काम नहीं कर सकती। लेकिन इसको रिप्लेस किस तरह करना है, हमें टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के बहाने से लोगों की जॉब्स और उनकी स्किल्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मीडिया हाउसेस इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आने वाले 8-10 साल पाकिस्तान में बताएंगे। फौजल साहब, मुझे बताइएगा कि सोशल साइंसेज की क्यों इम्पोर्टेंस है और सोसाइटी में इनका रोल क्या है? बहुत उम्दा सवाल भी, और मैं आपको ये बताते हुए बहुत फ़ख्र और ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारी ये जो 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, इसका पहला रोज़ आज नेचुरल साइंसेस के लिए मुख्तस है और कल इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है मौजूदा अहद के मसाइल जो कि समाजियात से मुतल्लिक हैं और उनके मुजव्वज़ा हल। तो समाजी उलूम, जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये समाजियात को समझने और परखने, देखने और इसके अंदर बेहतर परफॉर्म करने के हवाले से नस्ल नौ की तामीर करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। मैं बैसियत पाकिस्तान स्टडीज़ के उस्ताद के अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा अहद में रियासत पाकिस्तान की गर्ज़ व गायत, इसकी अहमियत, इसकी वजह तस्मिया हमारी नौजवान नस्ल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ग्लोबल विलेज के तौर पर तब्दील हो चुकी है। और जैसा कि ये कहा गया था कि नज़रियाती अहद अब गुज़र चुका है, अब हम मादियात की तरफ पलट आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मादी तरक्की ज़रूरी है वहाँ अपनी कौम, अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब, अपने ख़ित्ते की सकाफ़त और उसकी तारीख़ और उसके लोगों के रहन सहन को समझना, पढ़ना, ये भी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान की सकाफ़त, वो आपकी हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी बुनियाद है। और समाजियात के उलूम हमें हमारी बुनियाद को समझने में, हमें हमारे रहन सहन को समझने में, लोगों के साथ हमारे रस्म व रवाबित को समझने में बहुत मुआविन साबित होते हैं। और अब हमें ये मानना होगा और ये समझना होगा कि हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा रिश्ता
पाकिस्तान का रिश्ता है, एक पाकिस्तानी का दूसरे पाकिस्तानी से क्या रिश्ता होना चाहिए, समाजी उलूम पाकिस्तान में ये काम सर अंजाम दे सकते हैं जिसकी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शौज़, बहुत ही अहम नुकात आपने बयान किए और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू है। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हमें आए रोज़ तरह तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है, और हम, आपने कहा ना कि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है हमारा वो मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए, उस रिश्ते की बुनियादें भी होनी चाहिए। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ उन बुनियादों को काटने के लिए कुछ ख़ास किस्म के तबक़ात जो हैं वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं। हमारा इस मुल्क के साथ जो रिश्ता है, इसकी ख़ित्ते के साथ, इसकी सकाफ़त के साथ, इसकी तहज़ीब, रहन सहन, जितनी भी चीज़ें हैं, तारीख़ इसकी, तो इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताएं कि नस्ल नौ को, जिसको आपने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बताएं कैसे उसको? अगेन बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये जामियात, जैसे हमारा जामिया है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, इसमें जिस नौइयत की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार्स, ना सिर्फ ये कि असातिज़ा को ये चाहिए कि वो क्लासरूम के अंदर, बल्कि आप इसे, हम जब बच्चे थे तो हमारे ज़माने में बैतबाजी के मुकाबले होते थे, अदबी मुकाबले होते थे, तकरीरों के मुकाबले होते थे, गुले आराइश, हाँ। फूलों की आराइश के मुकाबले, सकाफ़ती सरगर्मियाँ। किसी भी ज़िंदा मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मुआशरे में फ़नून लतीफ़ा को मरने न दिया जाए। लोगों के यहाँ तो फ़नून कसीफ़ा इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लतीफ़ा ख़त्म ही हो चुके हैं। ये अलमिया है और मेरे ख़्याल से खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। वीडियो गेम ज़रूर खेलें, मोबाइल्स के साथ ज़रूर वक्त गुजारें, लेकिन एक इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए और सेहतमंद दिमाग के लिए ये ज़रूरी है कि फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियाँ हों, बच्चों को आर्ट्स की तरफ, ड्रामों की तरफ, थिएटर की तरफ, तकरीरों की तरफ, अदबी मुकाबला जात की तरफ। जैसे आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने इजहार की आज़ादी, कि उनके अंदर खुदा ने जो जौहर ख़ास रखा है उसे वो किस तरीके से अपने माशरे के सामने आराइश के साथ और एक ख़ास पैमाइश के साथ लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर नई नई सोसाइटियां बनाएं, मगर वहाँ पार्क और ग्राउंड्स बनाएं। आप यूनिवर्सिटियों में नए नए ब्लॉक्स और नए नए कमरे और नए नए कॉन्फ्रेंस रूम ज़रूर बनाएं, लेकिन उसकी कीमत यूनिवर्सिटी के बच्चों के ग्राउंड्स नहीं होने चाहिए। और आप ज़रूर तालीम पर पूरा ज़ोर लगाएं, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ये जो निसाबी तालीम है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन निसाबी तालीम मुहैया करते वक्त गैर निसाबी सरगर्मियों को पसे पुश्त डालना और ये समझना कि ये गैर अहम है और वो अहम है, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो हम निसाबी हैं। वो किसी भी शख्सियत की या किसी भी शख्स की जो शख्सियत है उसकी तामीर तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के बगैर मुमकिन नहीं। और ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के साथ साथ वालिदैन और जितने भी समाजी इज्तिमा के मकामात हैं जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, जहाँ तालबा इकट्ठे होते हैं, तालबात इकट्ठी होती हैं, वहाँ ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उन्हें इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर नासिर मौजूद हैं और डॉक्टर नासिर साहब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा थीम है ये असल में क्या है और कितने लोग इसमें एंगेज हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसमें अंदर हमने बेसिकली 6 हमारे डिपार्टमेंट्स एंगेज हैं साइंसेस के अंदर, और ऑलमोस्ट 207 हमारे पास प्रेजेंटर्स हैं जो पेपर्स पढ़ रहे हैं। 207। जी। और उसके अलावा आपके पार्टिसिपेंट्स और अटेंडीज़ वो सेपरेट हैं। तो यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमारे पास मेल और फीमेल्स जो हैं। कितनी यूनिवर्सिटी से लोग एंगेज हुए हैं इसमें? यू कैन से मोर देन आई थिंक 15-20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा भी आप यूनिवर्सिटी केपी से हैं, हमारे पास पंजाब से हैं, सिंध से हैं, और हमारे पास कुछ जो है हमारे पास की नोट स्पीकर्स हैं वो अब्रॉड से भी हैं। यूके हो गया, स्पेन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनसे भी हमारे पास इंक्लूडेड हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, और आयशा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आई हैं। तो ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ रावलपिंडी में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा पहले इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की हम लोगों ने, ये फ़र्स्ट टाइम था। काफ़ी अच्छा मज़ा आया है, प्रेजेंटेशन भी थी हमारी और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्रेंडली माहौल भी है, टीचर्स भी सारे। सबसे अच्छा क्या लगा ये बताएं ना। खाना सबसे अच्छा लगा? पंजाबियों को खाना पंजाबियों के लिए खाना सबसे पहले होता है कि वो अगर अच्छा है तो बस फिर सब कुछ अच्छा है। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो क्या थी आज? मेरा टॉपिक था प्रीवलेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, जो कि हम लोगों ने DHQ गुजरांवाला जो है
वहाँ से कलेक्ट किया था हम लोगों ने अपना डाटा। उनमें मोस्टली जो थे टीचर स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, और जो हम लोग हैंड वो जो घर में हमारे खाना वगैरह प्रोवाइड करने आते, फूड पांडा वगैरह या इस तरह के, तो उनमें काफ़ी सारे जो हैं कुछ में कुछ इफेक्टेड थे, कुछ नॉन इफेक्टेड थे, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। और गुजरांवाला हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि एक तो वो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है हमारे पंजाब का, तो वहाँ से हमें ये ईजीली डाटा मिल सकता था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने गुजरांवाला चूज़ करके। तो नताइज क्या निकले, रिजल्ट क्या थे? रिजल्ट्स इसके ये थे कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जो ड्रग्स थे जो कि उन पे कुछ जो थे वो एक तो इनएक्सपेंसिव हैं, वो बताया था ताकि अवेयरनेस हो हमारी सारे लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के कहने पे इतनी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट्स लेके इतनी इतनी महंगी और एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने उनको ये अवेयर करवाया कि आप लोग ये चीज़ें यूज़ करें, ड्रग्स जो कि बिल्कुल ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप उससे क्योर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद हैदर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताएं कि आपका जो थीसिस है, आपका जो मकाला है, उसका मौजू क्या था और आपकी जो आउटकम्स हैं, जो नताइज हैं, वो क्या हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मेरी जो रिसर्च है बेसिकली वो इस थीम पे थी कि जैसे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आपको पता है कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, ख़ास करके जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं या हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, तो उन केमिकल्स की एप्लीकेशन की वजह से हमारी इन्वायरमेंट को, एनिमल्स को और इंसानों को बहुत सा नुकसान पहुँचता है। ये केमिकल बड़े टॉक्सिक होते हैं। तो मेरी जो रिसर्च का एम था कि हमें कोई ऐसे अल्टरनेटिव वेज़ फाइंड आउट करने चाहिए जो कि बायोलॉजिकली सेफ़ हों और ना कि हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान देना, ह्यूमन्स के लिए नुकसानदेह हों और चीप भी हों और फार्मर्स को अवेलेबल हों। तो उसके ऊपर मैंने अपनी रिसर्च की थी और मैंने जो अपने रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो जो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। और रिसेंटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स, वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ख़ास करके हम चिली और टोमेटो की जो डिजीज़ हैं उसको मैनेज करने के लिए पेस्टिसाइड्स को हम कोशिश करें कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर हम ना जाएं, बल्कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम प्रमोट करें जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। कैसे करें? कैसे करें इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, पाकिस्तान की जो नेटिव हमारी सॉइल्स हैं इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि ज़मीन से हम उनको निकालें, उनको स्क्रीन करें, आइडेंटिफाई करें और उनकी बेस्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाएं, डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जैसे दुनिया का ट्रेंड इस वक्त बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, स्पेशली यूरोप में आप देखें और यूनाइटेड किंगडम में देखें, तो हमारा भी जो फोकस है वो इसी पे है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो अप्रोच है उसको लेके आएँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम अली साहिबा और ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। बहुत शुक्रिया तहरीम आपका। ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में आप क्या प्रेजेंट करने जा रही हैं? जी, मेरा एक रिसर्च पेपर है और वो इस चीज़ पर है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री में, वो किस तरीके से परचेज़ करते हैं, स्पेशली जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे सेल्फ सर्विंग टेक्नोलॉजी है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि नई नई रेस्टोरेंट्स ने मुतारिफ़ करवाई हैं और उसके ज़रिए वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, और मेरी रिसर्च इससे मुतालिक है। तो रिज़ल्ट क्या है आपका? रिज़ल्ट ये कि कस्टमर प्रेफर करते हैं कि बजाय इसके कि वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करें, इंसानों से जाकर ऑर्डर देकर आएँ, उसके बजाय वो प्रेफर ये करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करें, जैसे सेल्फ सर्विंग कियोस्क। क्यों तहरीम, क्यों लोग इतने बेजार हो गए इंसानों से, क्या वजह है? टेक्नोलॉजी में उनको टाइम कम लगता है। जो मुझे उन्होंने रीजंस बताए, इंटरव्यूज़ मैंने लिए, तो उनको सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उनका टाइम सेव होता है। दूसरा ये कि उसमें एरर फ्री ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, और खैरियत है, गांव में सब खैरियत है? नहीं, ये सब नहीं है। टाइम आपका सेव हो जाता है, आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, लोग इन्जॉय करते हैं। आजकल आपको पता है कि एक छोटा बच्चा जो है वो भी मोबाइल फ़ोन से खेलना पसंद करता है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी जब उसे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे हमारे आजकल क्योंकि अट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन मुझे बताया ना कि लोगों को जब एक दूसरे के साथ मिलने का तरीका नहीं आएगा, बातचीत करने का तरीका नहीं आएगा, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं? और अगर ये बुरी हैं तो इसका सद्भाव कैसे किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल है ये चीज़ें बुरी नहीं हैं। अच्छा। इंसानों के साथ रहना तो हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं उनके साथ चलना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे भी हम एक डेवलपिंग नेशन है, या बहुत सारे लोग हमें अंडर डेवलप्ड भी कहते हैं, यानी पसमानदा हमें ममालिक में शुमार किया जाता है। तो हमारे बच्चे नई नई चीज़ें सीखेंगे तो उसका हमें मुल्क की तरक्की में फ़ायदा ही होगा। अच्छा, तहरीम जो बात कर रही हैं है तो बड़ी अच्छी है इस ज़माने के हिसाब से, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है इस बात से, क्योंकि आजकल तो बच्चे ऊपर बैठे होते हैं कमरे में और वहाँ से अपनी मम्मा को मैसेज करते हैं कि मम्मा मुझे चाय ला कर दे दें, मुझे कॉफ़ी ला कर दे दें, और वहीं से वो मैसेज करते हैं बाहर किसी फूड चैन पे कि मुझे बर्गर चाहिए, और वो दरवाज़े पर एक बंदा आता है, वो बर्गर दे के चला जाता है, आप नहीं जानते वो कौन है,
وہ نہیں جانتا آپ کون ہیں. تو اسی طرح کی ایک اجنبی سی مخلوق جو ہے نا ہمارے دائیں بائیں پھرتی جا رہی ہے. تو پتہ نہیں اس کا حل کیا ہوگا. تحریم بڑی خوش ہیں لیکن میں اتنا خوش نہیں ہوں. اچھا ناظرین، یہاں پر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہاں پر یہ 4 طالبات موجود ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کانفرنس یہاں پر ہو رہی ہے تو آپ یہاں اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، تو اس کانفرنس کا ان بچوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس کانفرنس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے. اس طرح بہت مطلب ہر الگ الگ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بہت ایکسپیرینس. تو آپ گھبرائی کیوں؟ ڈر گئی ان سے؟ نہیں میں گھبرائی بھی نہیں ہوں، بس میرا ایسے ہی ہے لہجہ. وہ سوشل انگزائٹی ہے، تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایشو ہے. سوشل انٹریکشنز بڑھتی ہیں. ہاں، پہلی بات تو سب سے زیادہ ہمیں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو پاپولیرٹی بھی آتی ہے اور دوسرا سوشل انٹریکشن بڑھتی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ہیلپ فل کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے جتنا انٹریکٹ کریں گے آپ کی جو ہے نا سوشل لائف جتنی اچھی ہوگی. اچھا آپ بتائیں آپ کا نام کیا اور آپ کتنے لوگوں سے ملی ہیں؟ آپ میرا نام فضا فاہر ہے اور میں کتنے لوگوں سے تقریباً جو بھی آپ آپس میں اگر ہم سے ملنے آتا ہے باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ خود ملنے نہیں جاتی؟ نہیں جاتے پر اتنا نہیں. ہاں جاتے تو ہوں لیکن. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ دعا. دعا. آج کیا دعا کر کے آئی تھیں آپ؟ یہ بتائیں. بس آج یہی دعا کی تھی کہ دن ہنسی خوشی چلا جائے، سکون سے چلا جائے. گزرا پھر ہنسی خوشی؟ اللہ کا شکر ہے اچھا گزر گیا. جی ابھی آدھا پڑا ہوا ہے ویسے؟ ابھی آدھا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اچھا گزر جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں یہ 4 طالبات تھیں یہاں پر کھڑی تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کی یونیورسٹیز میں اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیسے سوچ رہی ہے، کن خطوط پر سوچ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور جو مسائل ہیں وہ صرف مسائل ہی نہیں بیان کرنے بلکہ مسائل کے جو حل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کا بنیادی کام یہی ہے کہ جو سوسائٹی کے مسائل ہیں انہیں وہ یونیورسٹی میں لے کر آتے ہیں اور یونیورسٹی میں ان مسائل کا حل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ناظرین، راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں اس کانفرنس میں شریک جو ریسرچرز ہیں، ٹیچرز ہیں، فیکلٹی کے ممبران ہیں، ان سب کی گفتگو آپ نے سنی. اور بنیادی طور پر یہ گفتگو آپ کو دکھانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان جگہوں پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بارے میں ہیں، ہمارے اس خطے کے بارے میں ہیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور مجموعی طور پر پھر سوسائٹی میں متحرک ہونا، سوسائٹی میں ایکٹیو ہونا، یہ ساری چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بہتر ہو تو اس کی سب سے بنیادی جو جگہ ہے وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ آپ کے تہذیبی ادارے ہیں. تو اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں، اپنے تہذیبی اداروں کو مضبوط کریں. اور تہذیبی ادارے آپ کے گھر ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، فیملی کا یونٹ ہو سکتا ہے. اور جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کی جامعات ہیں، وہاں پر بجائے اس کے کہ آپ ایک محاذ بنا لیں ایک دوسرے کے خلاف، محاذ بنانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کریں، مکالمہ کریں، ڈائلاگ کریں. یہ مکالمہ اور ڈائلاگ آپ کو اقوام عالم کی صف میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.